स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, ये दो तरीके के फ्लो होते हैं, है ना। क्या क्या होते हैं भाई ये दोनों? स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? देखो, अगर लिक्विड किसी ट्यूब में इस तरह से फ्लो करे कि बिल्कुल स्मूथ तरीके से फ्लो कर रहा है, मतलब क्या है, ये ट्यूब है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जब भी लिक्विड के पार्टिकल आते हैं वो सेम डायरेक्शन में ही मूव करते हैं, है ना। देखो जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ किस तरह से होता है। अच्छा, देखो दोनों में अंतर समझ पा रहे हो बेटा? देखो ये जो फ्लो है इसको क्या बोलते हैं, लेमिनार फ्लो या टर्बुलेंट फ्लो, जिसमें कि क्या हो रहा है, लिक्विड के पार्टिकल्स, जैसे अभी आप ऐसे समझो कि इस समय पर यहाँ पे कोई लिक्विड का पार्टिकल है, उसकी किसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है, थोड़ी देर बाद में ये पार्टिकल तो नीचे चला जाएगा, इसकी जगह कोई और पार्टिकल आ जाएगा ना। यस सर। अब इसकी जगह जब कोई और पार्टिकल आ जाएगा तो उसकी भी वेलोसिटी उतनी ही हो जाएगी, समझ रहे हैं? यस सर। यस अगर ऐसा हो जाता है और ये हमेशा होता जा रहा है, इस वजह से क्या है, कोई मतलब ऐसा फिक्स ट्यूब वगैरह कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी लिक्विड की सरफेस की एक डेफिनेट शेप बन रही है। क्यों वो शेप बन रही है? क्योंकि जो भी पार्टिकल एक जगह पे आता है वो सेम तरीके से मूव करता है ना। इस तरह के फ्लो को क्या बोलते हैं, लेमिनार फ्लो, समझ रहे हैं? और थोड़ा पीछे जाते हैं हम, देखो ऐसा, ये लैमिनार है। ये भी लेमिनार है। क्या हो रहा है, तब यूनिफॉर्म फ्लो ना। देखो जब भी पानी आ रहा है सेम तरीके से मूव कर रहा है, ऐसा नहीं कि एक कोई पार्टिकल आए वो इधर चले गए, फिर जो अगले पार्टिकल आए वो थोड़ा और आगे चले गए, फिर अगले पार्टिकल आए वो थोड़ा पीछे चले गए, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं? आपने देखा होगा कि जब अपन मान लो एक एक कोई पाइप है, लंबा पाइप, और उसमें मान लो आप क्या है, किसी गार्डन में पानी दे रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो जब आप पानी का प्रेशर धीरे रखते हो, कम खोलते हो नल को, तो जो उस ट्यूब में से पानी आता है वो बिल्कुल स्मूथ सरफेस बना रहा होता है, बिल्कुल चमकीली,
स्मूथ शाइनी सरफेस उसकी बन रही होती है, बिल्कुल परफेक्ट हाँ सिलेंडर हाँ सा सर, बन करके वो बाहर आ रहा होता है, और अपन अचानक से तेज खोल दें नल को, तो ऐसे क्या भी है, आता है। वो ऐसे कुछ भी रैंडमली पानी के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे उधर से, समझ रहे हैं? जैसा कि ये देखो अब अगला ये वाला वीडियो, ये इस फ्लो को क्या कहते हैं? टर्बुलेंट फ्लो। इस फ्लो को क्या कहते हैं बेटे? टर्बुलेंट। मतलब देखो यहाँ से एक पानी का मॉलिक्यूल निकला, वो इधर चला गया, राइट में चला गया, कोई अगला मॉलिक्यूल आया वो लेफ्ट में चला जाएगा, फिर कोई आएगा हो सकता है वो नीचे ही चला जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। देखो इसमें कैसे चल रहे हैं, लेफ्ट वाला लेमिनार है और राइट वाला कैसा है? टर्बुलेंट। तो सारे मॉलिक्यूल एक एक जैसा चल रहे हैं, मतलब स्टेडी। सबकी, और यहाँ पर क्या है, कोई मॉलिक्यूल इधर से दूसरे की लाइन में घुस गया, मतलब इसमें क्या होगा, एक लाइन एग्जिस्ट करेगी, है ना? मैं फिर से अपने इस पे जाता हूँ। देखिए मतलब क्या होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो में, यहाँ पे कोई पार्टिकल आया, इधर वेलोसिटी है, फिर इसकी जगह कोई दूसरा पार्टिकल आ जाएगा, उसकी भी वेलोसिटी इधर ही जगेगी, फिर उसकी जगह कोई तीसरा पार्टिकल आ जाएगा, उसकी भी वेलोसिटी इधर ही रहेगी। तो उसकी वजह से क्या है, यहाँ पे आने वाला हर पार्टिकल सब एक तरीके से मूव करेगा, ठीक है? तो क्या होगा, एक लाइन बन जाएगी जी, पार्टिकल उसी रास्ते पे चलेंगे, इधर से जाने वाले पार्टिकल का भी कोई एक रास्ता होगा, वो हमेशा उसी रास्ते पे चलेंगे, इधर से जाने वाले पार्टिकल का भी कोई एक रास्ता होगा, वो भी सबके सब उसी रास्ते पे चलेंगे। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होगा बच्चों? टर्बुलेंट फ्लो में ऐसा है, यहाँ पे कोई पार्टिकल आया, वो इधर चला गया, कोई दूसरा पार्टिकल आया वो ऐसे चला गया, कोई तीसरा पार्टिकल आया वो ऐसे चला गया, तो क्या होगा, कोई एक फिक्स्ड शेप कहीं भी जाने की बन ही नहीं पाएगी, ऐसे बिखर बिखर करके चलेंगे। रैंडम। ऐसा कब होता है, जबकि अपन नल को तेज खोल देते हैं एकदम से, तो जो लिक्विड के पार्टिकल निकलते हैं तो वो क्या है, ऐसे रैंडमली कोई, जैसे ये नल का मुंह है, माउथ है, तो उसमें से क्या है, कोई पार्टिकल इधर चला गया, कोई ऐसे चला गया, कोई ऐसे चला गया, मतलब कोई एक फिक्स शेप तरीके से पानी बाहर नहीं निकल रहा। और अगर मान लो आपने कंट्रोल्ड तरीके से वेलोसिटी को खोला है, तो क्या होगा, एक बढ़िया शाइनी सरफेस बनेगी और इस तरह से पानी का, समझ में आया जी बच्चों क्या है दोनों का अंतर? Yes, sir. अब देखो, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो को ही लेमिनार फ्लो भी बोल देते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो को ही क्या बोलते हैं? लेमिनार। अब इनमें एक इक्वेशन तो ये हम लगा सकते हैं, देखो मान लेते हैं कि ये कोई ट्यूब है जिसका अलग अलग जगह पर क्रॉस सेक्शन का एरिया अलग अलग है, कहीं पे एरिया कम है, कहीं पे एरिया ज्यादा है। तो यहाँ मान लो लिक्विड के फ्लो करने की वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे लिक्विड के फ्लो करने की वेलोसिटी v2। v1 and v2 are velocities of liquid at area a1 and a2, at area a1 and a2। तो क्या होगा जी,
देखिए, क्या हम ये बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड flowing through any cross section of tube per second is equal volume of liquid flowing through any cross section of the tube per second is equal, क्या ऐसा बोल सकते हैं? जितना वॉल्यूम यहां से फ्लो कर रहा होगा पर सेकंड, क्या उतना ही वॉल्यूम यहां से भी फ्लो करना चाहिए? Yes, sir. क्यों? क्योंकि अगर मान लो ऐसा हो गया कि यहाँ से कम वॉल्यूम फ्लो कर रहा है और यहाँ से ज्यादा वॉल्यूम फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इतने पार्ट ऑफ द ट्यूब में लिक्विड खाली होता जा रहा है हाँ सर. Yes. नहीं? और अगर ऐसा है कि इधर से ज्यादा वॉल्यूम पर सेकंड अंदर आ रहा है और उधर से कम वॉल्यूम पर सेकंड बाहर जा रहा है, इसका मतलब Pressure क्या बढ़ रहा होगा? है. इसमें वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, लगातार पर सेकंड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता। तो ऐसा नहीं हम ये नहीं मान रहे हैं कि स्टेडी फ्लो है ना? सच अ कंडीशन इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज स्टेडी फ्लो ऑफ लिक्विड। तो अब वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड कैसे लिखें? देखो, अगर यहाँ कहीं पे एरिया A1 है और वहां पे लिक्विड V1 वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, तो क्या एरिया इनटू वेलोसिटी जो है ये वॉल्यूम फ्लो रेट आ जाता है? A1 is cross sectional area and V1 is velocity of liquid through that. V1 is velocity of liquid through that area. और A1 V1 क्या है? वॉल्यूम फ्लो रेट थ्रू एरिया A1। वॉल्यूम फ्लो रेट थ्रू A1, है ना? वॉल्यूम फ्लो रेट थ्रू A1, तो क्या आ जाएगा बच्चों? अच्छा, ये एरिया को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम फ्लो रेट पर सेकंड कैसे आ गया? देखो, आप ऐसे इमेजिन करो, मान लो हमारे पास क्या है, एक टूथपेस्ट का ट्यूब, ठीक है? वो हम ब्रश करते समय क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ प्रेशर अप्लाई करते हैं और इधर से वो पेस्ट बाहर आता है ना? हाँ सर. मान लो इसका एरिया A है, इसका एरिया क्या है? A, और जो पेस्ट है वो किस वेलोसिटी से फ्लो करता है? V वेलोसिटी से फ्लो करता है। तो dt टाइम में क्या वो पेस्ट एक सिलेंडर की फॉर्म में बाहर आ जाएगा? बोलिए बच्चों।
और वो जो सिलेंडर बाहर आएगा, क्योंकि ये v वेलोसिटी से फ्लो कर रहा था, तो सिलेंडर की लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चे? v dt, है ना। उस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, तो एरिया इंटू v dt बाहर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया? वॉल्यूम फ्लो इन dt टाइम। बोलिए बच्चों, तो वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड कितना आ जाएगा? क्या ये एरिया इंटू वेलोसिटी के बराबर आ जाएगा क्या, वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड? बोलिए जी। Yes, sir. वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड किसके बराबर आ जाएगा? एरिया इंटू वेलोसिटी। समझ आती है जी बात? Yes, sir. तो कभी भी आप देखो, इसका यूनिट भी चेक करो। एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाता है? Meter cube per second. मीटर क्यूब पर सेकंड, है ना। ये होता है कितना वॉल्यूम पर सेकंड एक एरिया से फ्लो कर रहा। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि A1 V1 शुड बी इक्वल टू A2 V2? Yes, sir. इधर एरिया है A1, ऊपर एरिया हो गया A2, तो यहां से जो वॉल्यूम, यहाँ पर वेलोसिटी है V1, इधर वेलोसिटी है क्या? V2। तो हम ये लिख सकते हैं कि A1 V1 बराबर होना चाहिए किसके? A2 V2। इस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी बोलते हैं। और ये इक्वेशन बेटे आप कभी भी टर्बुलेंट फ्लो में नहीं लगा सकते। टर्बुलेंट फ्लो में तो पता ही नहीं है, लिक्विड के कुछ पार्टिकल्स तो वहां भाग गए, कहीं बाहर भाग गए, तो हम क्या करेंगे? क्यों जी? Yes, sir. हाँ, तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप टर्बुलेंट फ्लो में नहीं लगाओगे। ये सिर्फ कब लगाओगे? जबकि फ्लो कैसा है? Streamline. लेमिनार फ्लो है या स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब देखो बाकी मसला कैसे करेंगे जी हम। अब बर्नौलीज इक्वेशन क्या होती है? देखो बर्नौलीज इक्वेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है और कैसे इसको डिराइव करते हैं और ये इक्वेशन क्या होती है। देखो हमने एक स्टेशनरी लिक्विड में अलग अलग पॉइंट्स पे प्रेशर में डिफरेंस पता किया था ना बेटा। अब जैसे मान लो ये लिक्विड फ्लो कर रहा है, ऊपर से नीचे से ऊपर फ्लो कर रहा है ना। आपसे कोई कहे कि साहब यहाँ पर कोई पॉइंट है और यहाँ कोई पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के प्रेशर में क्या रिलेशन होगा? क्या प्रेशर सेम होगा, प्रेशर अलग होगा?
ज्यादा होगा तो कहाँ पे ज्यादा होगा, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, क्या सिर्फ इनकी हाइट से ही पता लगा सकते हैं या कोई और भी फैक्टर आएगा। देखो ध्यान दो, हमने P2 इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच, ये वाला जो फॉर्मूला डिराइव किया था, ये हमने क्या मान के डिराइव किया था, क्या अजम्पशन था बेसिक हमारा इस फॉर्मूले के पीछे? लिक्विड स्टेशनरी है। लिक्विड स्टेशनरी, हमने फोर्स बैलेंस किया, क्या यहाँ पे स्टेशनरी है क्या? नो सर। यहाँ पे स्टेशनरी नहीं है। और देखो इनफैक्ट यहाँ पे तो क्या है, एक तरह का एक्सेलरेशन भी है। a1v1 इक्वल टू a2v2 इक्वेशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इस ये इक्वेशन क्या बताती है हमें, क्या ये बताती है जहाँ पे एरिया कम है वहां पे वेलोसिटी ज्यादा है? यस सर। जहाँ पे एरिया कम है वहां पे वेलोसिटी ज्यादा। ये इक्वेशन हमें बताती है जहाँ एरिया कम है वहां पे वेलोसिटी ज्यादा। तो वेलोसिटी बदल रही है, मतलब वेलोसिटी बदल रही है तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन वगैरह जैसी चीज रही होंगी, तो इसलिए फोर्स बैलेंसिंग वगैरह की तो हम बात यहाँ पे कर ही नहीं सकते। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। तो कैसे करेंगे हम? अप्लाई करेंगे क्या, देखो जब भी वेलोसिटी बदल रही होती है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो F इक्वल टू एम ए लिख करके आप एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके वेलोसिटी में चेंज पता करो, या फिर एनर्जी के कंसेप्ट से पता करो, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करो। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं जी, हम अप्लाई करने जा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ये दो पॉइंट्स हैं, इन पे हम अप्लाई करने जा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। अब आप देखिए मैं क्या लिखूंगा, वर्क डन by external forces in dt time equal to change in kinetic energy plus change in potential energy, है ना, in dt। देखो dt टाइम में ये लिक्विड थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा ना, इधर वेलोसिटी अगर v1 थी तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा लिक्विड का, क्या ये v1 dt के बराबर का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा? और यहाँ अगर वेलोसिटी v2 है तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट क्या v2 dt के बराबर हो जाएगा? क्यों जी? क्या ये डिस्प्लेसमेंट v2 dt के बराबर हो जाएगा? बोलिए। यस सर। यस सर। है ना, मान लेते हैं कि लिक्विड जो था वो A पे था और A वाला लिक्विड कहाँ पहुंच गया, A डैश पे, और जो B पे था वो कहाँ पहुंच गया जी, B डैश, है ना। ये A से B के बीच में लिक्विड था और वो लिक्विड आगे बढ़ करके कहाँ पहुंच गया, A डैश से B डैश के बीच।
क्या ये बात समझ में आती थी बच्चों? हाँ सर। अब देखो वर्क कौन करेगा। देखो ये जो लिक्विड है हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई फ्रिक्शन वगैरह फोर्स नहीं है ना। नो फ्रिक्शन between liquid and the walls of the tube and no friction between layers of liquid, है ना। मतलब लिक्विड कैसा, नो फ्रिक्शन लेस एनवायरनमेंट मान के चल रहे हैं अपन। तो फिर उस केस में देखो हमने ए से बी के बीच के लिक्विड को अपना सिस्टम माना हुआ है, लेकिन लिक्विड तो ऐसे ऐसे पूरा पीछे से लेकर के आगे तक पूरा ही प्रेजेंट है ना। तो क्या होगा जी, इधर से यहां पर मान लो प्रेशर है P1, तो ये जो पीछे से जो लिक्विड होगा क्या उस पर P1 A1 का फोर्स लगा रहा होगा ए पॉइंट पर, और बी पॉइंट के जो राइट में जो लिक्विड होगा क्या वो लेफ्ट में फोर्स लगा रहा होगा P2 A2 के बराबर? बोलिए। अब देखो जो P1 A1 वाला जो फोर्स लग रहा है, देखो प्रेशर का फोर्स हमेशा पुश टाइप का होता है, तो ये जो P1 A1 वाला जो फोर्स लग रहा है क्या उस फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है या उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ? उसी डायरेक्शन। उसी डायरेक्शन में हुआ, तो उसका वर्क कितना हो जाएगा? क्या P1 A1 इंटू V1 dt के बराबर का वर्क हो जाएगा? बोलिए बच्चों। P1 A1 V1 dt, P1 A1 तो आ गया फोर्स और V1 dt क्या हो गया बेटे? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा P2 A2 वाला फोर्स लग रहा है ऐसे नीचे की तरफ, लेकिन वहां भी डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ऊपर की तरफ। तो P2 A2 का वर्क क्या लिखोगे बच्चों? पॉजिटिव या नेगेटिव? माइनस नेगेटिव। माइनस। तो लिख के बताओ क्या लिखोगे? माइनस, बोलो क्या लिखोगे? माइनस, बोलो आगे। P2 A2 V2 टू DT। P2 A2 V2 dt। P2 A2 V2 dt, है ना। अब देखिए क्या है। अच्छा A1 V1 A2 V2 के बराबर है ना। A1 V1 किसके बराबर है? A2 V2 के। तो A1 V1 को और A2 V2 को हटा करके कोई एक कांस्टेंट के यूज कर लो जो कि वॉल्यूम फ्लो रेट बताता है। तो क्या हो जाएगा ये? क्या ये P1 माइनस P2 मल्टीप्लाइड बाई के dt ऐसा हो जाएगा? बोलिए बच्चों। हाँ सर। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन dt टाइम लिखते हैं। देखो हमारा लिक्विड ए से बी के बीच में प्रेजेंट था, कहां से कहां तक प्रेजेंट था? ए से बी के बीच। और वो लिक्विड किधर चला गया?
उठ करके अब क्या वो इधर चला गया, यहां से वहां चला गया? बोलो। तो एक तरीके से चेंज क्या दिख रहा है तुमको? क्या आप बोल सकते हो कि ये वाला लिक्विड उठ करके वहां चला गया, ऐसा बोल सकते हैं आप? चेंज की दृष्टि से इतना ही चेंज हुआ है। बोलो बच्चों। No, sir. हैं? इतना लिक्विड उठ करके अब वहां चला गया। क्या बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes. ये लिक्विड उठ करके वहां चला गया, बाकी बीच का लिक्विड तो जैसा है वैसा ही है। तो अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूं? हाफ, देखो इधर वाले लिक्विड का मास, वो कैसे लिखेंगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? एरिया इंटू लेंथ। लेंथ क्या है? v2 dt इंटू v2 का स्क्वायर माइनस इधर वाले लिक्विड का मास, वो कैसे लिखेंगे? हाफ, सॉरी हाफ तो बाहर आ गया, ρ1 डेंसिटी इंटू a1 v1 dt इंटू v1 का स्क्वायर प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिख देंगे बच्चों? देखो इन दोनों में मान लेते हैं कि इधर कोई जमीन है और पहले वाला क्रॉस सेक्शन की हाइट h1 है, दूसरे वाले क्रॉस सेक्शन की हाइट h2। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखूंगा? ρ2 इंटू a2 v2 dt, ये आ गया मास इंटू g इंटू h2 माइनस इनिशियल कैसे लिखेंगे? ρ1 a1 v1 dt इंटू g इंटू h1। बोलिए बच्चों, क्या इतना मुद्दा समझ में आ रहा है क्या आपने? Yes, sir. अब आप इस बात को समझिए कि हमारे पास LHS में तो लिखा हुआ है P1 माइनस P2 मल्टीप्लाइड बाई के dt। अब देखो RHS भी बहुत सिंपल होने वाला है, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। A2 V2 को यहाँ भी K लिख सकता हूँ और A1 V1 को K लिख सकता हूँ ना। तो ये वाली पूरी टर्म क्या बन जाएगी बच्चों? ये पूरी टर्म जल्दी बोलो। KDT. के dt, और ये वाली टर्म भी क्या बन जाएगी? KDT. के dt। तो के dt को कॉमन ले लूं मैं, Yes. तो मेरे पास क्या हो जाएगा? हाफ के dt इंटू ρ2 v2 स्क्वायर माइनस ρ1 v1 प्लस अगले में क्या आ जाएगा जी? अगेन a2 v2 dt, इस पूरे को k dt लिख सकता हूँ और Yes, sir. a1 v1 dt इसको k dt लिख सकता हूँ। तो k dt और g भी बाहर आ जाएगा, तो k dt मल्टीप्लाइड बाय g बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? ρ2 h2 माइनस ρ1 h1। क्या k dt दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हैं? तो हमारे पास क्या आ जाएगा?
P1 minus P2 इज इक्वल टू हाफ। अच्छा, डेंसिटी तो अलग अलग क्यों लिख रहे हैं अपन? डेंसिटी तो लिक्विड की डेंसिटी है ना, वो तो दोनों जगह पर सेम ही है ना। हम ये मान के, हमने क्या मान के चल रहे हैं? लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल है मतलब प्रेशर के साथ ऐसा नहीं है कि डेंसिटी उसकी चेंज हो जाए, चेंज नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा? हाफ रो इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस, यहां से भी डेंसिटी बाहर आ जाएगी, तो रो G इंटू H2 माइनस H। इस तरह से अब हम प्रेशर में डिफरेंस निकाला करेंगे। देखो, अगर ये स्टेशनरी ट्यूब होती, लिक्विड फ्लो वगैरह नहीं कर रहा होता, यहाँ प्रेशर P1 मानते, यहाँ P2 मानते, और इन दोनों की हाइट में डिफरेंस होता कितना? H2 माइनस H1, तो आप क्या लिख देते? क्या P1 इक्वल टू P2 प्लस रो G इंटू H2 माइनस H1 नहीं लिख देते स्टेशनरी लिक्विड के लिए? Yes, sir. या P1 माइनस P2 की वैल्यू क्या आ जाती? रो G इंटू H2 माइनस H1 आ जाती कि नहीं आ जाती? Yes, तो sir. देखो, P1 माइनस P2 इक्वल टू, लेकिन अब क्या हो गया है? रो G H2 माइनस H1 वाली टर्म तो है अभी भी, हाइट के कम होने से प्रेशर अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन साथ में एक टर्म और आ रही है। कौन सी? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो आ रही। बोलिए बच्चों। Yes, sir. तो ये ऐसा मसला है। इस इक्वेशन को थोड़ी और अच्छे तरीके से कर सकते हैं हम। कैसे कर सकते हैं? जो 1 1 वाली टर्म है उन सबको LHS में ले आओ, तो क्या हो जाएगा? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? हाँ सर। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं बच्चों? बर्नौलीज इक्वेशन। This equation is called as Bernoulli's equation. Is that clear, Ji? Yes, sir. Yes, sir. This equation is called as Bernoulli's equation. ये नोट कर लिया सबने? Yes, sir. अब देखो, इस इक्वेशन के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। देखो, मान लो हमसे कहा जाए कि इस तरह की एक ट्यूब है, इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है,
volume flow rate of water through the tube is let's say 100 centimeter cube per second, है ना। और यहाँ पे जो एरिया है वो है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इधर जो एरिया है वो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है जी, 0.1 और 0.2 पे प्रेशर कितना होगा। ये ट्यूब जो है वो पूरा आगे तक और एक्सटेंड कर रही होगी, लिक्विड फ्लो करता हुआ आ रहा है। हमें क्या करना है, फाइंड प्रेशर इन द ट्यूब एट पोजीशंस 1 and 2। इस तरह की जो ट्यूब होती है इसको बोलते हैं वेंचुरी ट्यूब या वेंचुरी मीटर। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखिए क्या A1 V1 यही होता है वॉल्यूम फ्लो रेट, और इसको A2 V2 के बराबर भी लिख सकते हो। सही और क्या ये पूरा हमें 100 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया हुआ है। अब एक बार में एक एक लेके चलो, जैसे A1 V1 की वैल्यू दी हुई है 100 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो व्हाट इज A1? A1 इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। वहां पे वेलोसिटी V1 मान लेते हैं, ये 100 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के बराबर हो गया। इसका मतलब V1 की वैल्यू क्या आ गई, क्या ये 25 सेंटीमीटर पर सेकंड आ गया बेटा? है ना। और उसी तरह से A2 V2 को भी 100 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के बराबर कर दो। तो A2 कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। V2 आपने पता लगाना है, तो V2 की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों, क्या V2 100 सेंटीमीटर पर सेकंड के बराबर आ जाएगा? बोलिए जी। Yes, sir. अब दोनों जगह की हमको वेलोसिटीज पता लग गई हैं, तो क्या इसकी मदद से प्रेशर में डिफरेंस पता लगा सकते हैं क्या? प्रेशर Yes, डिफरेंस ही पता लगाना है, फाइंड प्रेशर डिफरेंस। तो कैसे पता लगा लेंगे जी, हम बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे यहाँ। तो कैसी इक्वेशन बनेगी, P1 प्लस रो GH1
क्या ये इक्वेशन लिख सकते हैं? Yes, sir. तो अच्छा, क्या हाइट दोनों की सेम है? हमें दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, तो क्या दोनों क्रॉस सेक्शन पे हाइट सेम मान सकते हैं? Yes, sir. तो रोजीएच कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? P1 प्लस हाफ रो। रो कितना होता है जी? 1। देखो अब आप इसको चाहो तो SI यूनिट में कन्वर्ट कर लो। अच्छा, इससे एक चीज बताओ आप मेरे को, प्रेशर कहाँ पे ज्यादा होगा? अब ये इक्वेशन आ गई ना हमारे पास, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। क्या इसकी मदद से आप मुझे बता सकते हो प्रेशर कहाँ पे ज्यादा होगा? ये है 0.1, ये है 0.2। सर 0.2 है जी। 0.2 देखो इस इक्वेशन को ध्यान में रख के बताओ, आपको अपने इंट्यूशन से ऐसा लग रहा है कि 0.2 पे ज्यादा है, लेकिन कीप 0.1. दिस। अच्छा मुझे बताओ वेलोसिटी कहाँ पे ज्यादा है? 0.2 पे ज्यादा है. वेलोसिटी 0.2 पे ज्यादा है, तो जहां वेलोसिटी ज्यादा होगी इस इक्वेशन के मुताबिक वहां प्रेशर कम हो जाएगा। कम होगा, हाँ सर। ठीक है, तो क्या होगा? P1 विल बी ग्रेटर देन P1 will be greater than P2. Pressure at 1 will be greater than pressure at 2. समझ में आती है जी बात? Yes, sir. ओके। सर लास्ट स्लाइड, क्या बोल रहे हैं बेटा? लास्ट स्लाइड लास्ट स्लाइड। तो P1 माइनस P2 की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? हाफ रो इनटू V2 स्क्वायर माइनस V1। 25 मीटर पर सेकेंड को क्या 25/100 यानी 1/4 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, और 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड को 1 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ रो की जगह आ जाएगा 10⁻³ V2 स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी हाफ 10⁻³ 1 माइनस 1/16 कर दें इसको, तो ये वैल्यू हो जाएगा 500 इंटू 15/16। हाँ, तो क्या आ जाएगा बेटे? चार से कैंसिल कर देता हूँ मैं इसको, तो ये 125 आ जाएगा ना। 125 इंटू 15 करो, 187554 इतना। या इसको आप क्या लिख सकते हो? 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24। 1 minute. इतना प्रेशर में डिफरेंस की वैल्यू है। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर। ठीक है, और देखो बर्नौलीज इक्वेशन के और किस तरह के एप्लीकेशन होते हैं। देखिए, मान लो हमसे कहा जाता है कि एक कंटेनर है और उस कंटेनर में हमने क्या किया,
कोई लिक्विड फिल किया हुआ है, और लिक्विड की जो सरफेस है वहां से h डेप्थ पे जाकर के मैंने क्या किया, एक छोटा सा होल बना। होल का एरिया है स्मॉल ए और कंटेनर का एरिया है कैपिटल ए। ऑफ कोर्स कैपिटल ए जो है वो स्मॉल ए से बहुत ज्यादा। तो हमें पता करना है कि लिक्विड जब इस होल से बाहर आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। फाइंड द स्पीड विद विच find the speed with which liquid comes out of the hole in the vessel। अब देखो बच्चों क्या है, असल में जैसे ही लिक्विड इस होल से बाहर आना चालू होगा, यहां से भी लिक्विड का लेवल नीचे जाना चालू हो जाएगा। तो पता है क्या होगा, लिक्विड ऐसे फ्लो करता करता और इसको एंटर करेगा। क्यों जी, ऐसा होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब बात क्या है, ये जो वेलोसिटी है इसको तो स्मॉल v मान लिया, यहाँ पे जो वेलोसिटी है इसको कैपिटल V मान लेता हूँ। तो मैं क्या इक्वेशन लिख सकता हूँ, कैपिटल A इंटू कैपिटल V इक्वल टू स्मॉल a इंटू स्मॉल v, ऐसा लिख सकता हूँ। ये एक इक्वेशन आ जाएगी, है ना। दूसरी इक्वेशन बर्नौलीज इक्वेशन लगा देंगे। एक क्रॉस सेक्शन हमने ये वाला मान लिया और एक क्रॉस सेक्शन ये वाला मान लिया, ठीक है। बड़े क्रॉस सेक्शन से छोटे क्रॉस सेक्शन में लिक्विड का फ्लो हो रहा है, तो वहां से ऊपर से लेकर के ये होल के बाहर तक, ध्यान दो कहां पे पॉइंट ले रहा हूं मैं, होल के जस्ट बाहर। अब होल के जस्ट बाहर प्रेशर कितना होगा क्या पता है आपको? क्या होल के बाहर तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा, और ऊपर जो कंटेनर है वहां पर भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है। तो दोनों जगह पर प्रेशर कैसा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाइट की जहां तक बात है तो देखो रेफरेंस लेना होता है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो हम होल की हाइट को ही रेफरेंस हाइट ले लें क्या, है ना। इसको आप नाम दे दो 0.1, इसको नाम दे दो 0.2, तो क्या इक्वेशन लिख दोगे, P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो ऊपर प्रेशर कितना हो जाएगा, P ATM। वहां की हाइट क्या हो जाएगी, H, तो आ जाएगा रो जी H। वहां पर लिक्विड की वेलोसिटी है कैपिटल V, तो आ जाएगा कैपिटल V का स्क्वायर। होल के जस्ट बाहर प्रेशर कितना है, P ATM। वहां की हाइट क्या है, 0। वहां पे लिक्विड की वेलोसिटी मैंने मान लिया स्मॉल v, तो स्मॉल v का स्क्वायर। ये P ATM से P ATM कैंसिल हो गया जी, तो आपके पास क्या आ गया, रो से रो कैंसिल हो गया, तो 2GH इक्वल टू कितना, V स्क्वायर माइनस कैपिटल V का स्क्वायर, कैसा आ जाएगा बोलिए। यस सर।
ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब देखो, आप तो ये स्मॉल v निकालने में इंटरेस्टेड हो, तो कैपिटल V को स्मॉल v के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कैपिटल V को लिख सकता हूँ AV बाई कैपिटल A। तो ये इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो तो आ जाएगा 2GH इक्वल टू B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर बाई कैपिटल V का स्क्वायर, कैपिटल A का स्क्वायर। तो 2GH की वैल्यू आ जाएगी B स्क्वायर इंटू 1 माइनस A स्क्वायर बाई कैपिटल A का स्क्वायर। तो B स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2GH अपॉन 1 माइनस स्मॉल a स्क्वायर बाई कैपिटल। तो b कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2GH अपॉन 1 माइनस स्मॉल a स्क्वायर बाई कैपिटल A। क्या ये बात समझ में आती है जी? Yes, sir. और इनफैक्ट क्या है, आप ये समझो कि स्मॉल a स्क्वायर अपॉन कैपिटल A स्क्वायर नेग्लिजिबल ही तो होगा। तो क्या v को अप्रोक्सीमेटली रूट 2GH भी लिख सकते हैं? ये जो वेलोसिटी होती है ये क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स इन एन ओपन कंटेनर। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? और h क्या है, h इज हाइट ऑफ लिक्विड सरफेस अबव द होल। होल से कितनी हाइट पे लिक्विड की सरफेस है, या होल लिक्विड की सरफेस से कितना डेप्थ है। डेप्थ ऑफ होल फ्रॉम द लिक्विड सरफेस। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? Yes. अब देखो, इसमें कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है क्या कि अगर मान लो ये आपका कंटेनर है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, लिक्विड की हाइट कैपिटल H है, और मैंने सरफेस से स्मॉल h डेप्थ पर एक होल कर दिया, तो उस होल में से लिक्विड किस वेलोसिटी से बाहर आएगा। वो तो हमें पता है √2GH, हमें पता लगाना है कि कितना दूर जा करके गिरेगा, ये रेंज क्या हो।
what will be the range? क्या हो जाएगा जी? वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटे? क्या √2gh लिख सकते हैं? और एक बार आपके पास वेलोसिटी आ गई, फिर तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा ही हो गया ना। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कितना हो जाएगा? √2, कितना हाइट नीचे आना है इसको? कैपिटल H माइनस स्मॉल h डिवाइडेड बाय g। तो हॉरिजॉन्टल रेंज को तो डायरेक्टली वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा √2gh इनटू √, तो √g से √g कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 2 टाइम्स √h इनटू कैपिटल H माइनस स्मॉल। बोलिए जी, क्या ये बात समझ में आती? देखो ऐसे ही करते हैं ना। अगर किसी पार्टिकल को हमने बिल्डिंग से प्रोजेक्ट कर दिया u स्पीड से, और बिल्डिंग की हाइट है h, तो उसको कितना टाइम लगता है नीचे गिरने में? या टाइम जो लगता है वो लगता है कितना? √2h/g, और वेलोसिटी है u, तो कितना दूर जा करके गिरता है वो? u मल्टीप्लाइड बाय √2h/g। कितना दूर जाके गिरता है कि नहीं गिरता? Yes, sir. और देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। इस रिजल्ट के मुताबिक अगर मान लो मैं होल को बिल्कुल ऊपर ही ऊपर बना दूं, तो रेंज क्या आ रही है? बोलो बच्चों। कहने का मतलब अगर h को 0 रख दें तो रेंज कितनी आ रही है? क्या रेंज 0 आ रही है? Yes, sir. h को 0 रख दोगे तो रेंज 0 आई। और अगर h को कैपिटल H रख दोगे तो, मतलब होल अगर सबसे नीचे बना दिया, तो इस फॉर्मूले में पुट वो भी करके जीरो देखो, ना सर? तब भी रेंज 0 आएगी। देखो इस केस में रेंज 0 इसलिए आ रही है क्योंकि वेलोसिटी 0, और यहाँ पे रेंज इसलिए 0 आ रही है क्योंकि टाइम 0 मिल रहा है इसको आगे बढ़ने के लिए। क्यों जी? Yes, sir. रेंज क्या होती है? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो पहले वाले केस में जब आपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे होल कर दिया तो क्या हो रहा है?
टाइम तो बहुत है नीचे आने के लिए, लेकिन वेलोसिटी ही 0 है, तो वो सीधा ऐसे ही नीचे आ जाता। और सेकंड वाले केस में वेलोसिटी तो खूब है, लेकिन हवा में चलने के लिए टाइम नहीं मिल रहा ना। Yes, sir. तो इस वजह से क्या है, रेंज 0 आ रही। तो मैक्सिमम रेंज के लिए होल कहाँ पे करना पड़ेगा? बीच में। बिल्कुल बीच। उसको कैसे प्रूव करेंगे कि बीच में करने से ही रेंज मैक्सिमम हो? देखो रेंज हमारे पास क्या आई थी बेटे, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h इंटू H minus capital H minus H. इस रेंज का स्क्वायर कर दो आप थोड़ी देर के लिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 4 इंटू h इंटू कैपिटल H माइनस h। क्यों? Yes, sir. अब मुझे देखो, रेंज को मैक्सिमम करना है या y को मैक्सिमम करना है, ये सेम ही बात है ना। Yes, तो क्या आप dy बाई dh को 0 कर दो? yes, sir. तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4 कॉमन आ गया, h इंटू कैपिटल H का डिफरेंशिएशन तो कैपिटल H ही आ जाएगा, और h स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2h आ जाएगा, ये 0 होना चाहिए। तो h माइनस 2h 0 होना चाहिए। तो स्मॉल h की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल H बाई 2 के बराबर आ गई। क्यों बच्चों? Yes, sir. हो गया सर बाकी। हो गया जी। हाँ सर। तो ये आपके पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का बात है ना। इसमें देखो कभी कभी एक चीज और हमसे पूछ ली जाती है कि मान लीजिए ये वेसल है और इसमें हमने होल किया है, तो जो लिक्विड इस वेसल से बाहर आएगा वो कितना फोर्स इस वेसल पे लगाएगा। What will be the force exerted by liquid on the vessel? Coming out of it.
मान लेते हैं ए एरिया ऑफ द होल है और v स्पीड से लिक्विड आ रहा है, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अच्छा आप देखिए बच्चों, क्या मैं बोल सकता हूँ कि जब ये लिक्विड वेसल के अंदर था तो इसकी वेलोसिटी तो 0 ही थी लगभग, Yes, sir. है ना? तो मैं कंसेप्ट क्या लगा रहा हूँ, क्या फोर्स इक्वल टू dp बाई dt ऐसा लिख सकते हैं अपन न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से, Yes. है ना? फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हमें dp क्या है? dp इज चेंज इन मोमेंटम इन dt टाइम। dp is change in momentum in dt time. dp is change in momentum in dt time. तो dt टाइम में कितना वॉल्यूम लिक्विड का बाहर आ जाएगा जरा बताना। तो कितना वॉल्यूम लिक्विड का इस ए एरिया से बाहर आ जाएगा अगर v स्पीड से बाहर आ रहा है तो? AVDT. AVDT इतना वॉल्यूम लिक्विड का dt टाइम में बाहर आ जाएगा। इस वॉल्यूम को अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या होता है? Mass. मास। तो क्या बोल सकता हूँ, इतना मास लिक्विड का बाहर आ जाएगा और उस मास की वेलोसिटी में कितना चेंज आया है? v माइनस 0। उस मास की वेलोसिटी में कितना चेंज आया है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बाहर आने पर वेलोसिटी हो गई v, जब वो वेसल के अंदर था तो उसकी वेलोसिटी नेग्लिजिबल थी क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा था ना, तो वेलोसिटी वहां पर नेग्लिजिबल मान सकते हैं। और इसको डिवाइड कर दें किससे? dt से। तो क्या dt से dt कैंसिल हो जाएगा बच्चों? तो आपके पास फोर्स का क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? फोर्स का एक्सप्रेशन आ जाएगा रो ए बी स्क्वायर। फोर्स का एक्सप्रेशन आ जाएगा कितना? रो ए बी स्क्वायर। हो गया कॉपी सर। हो गई जी, बात समझ में आ गई? ओके। अब देखो इसमें अगर मान लो हमसे कहा जाए कि हमने ये होल बनाया और पानी का लेवल किसी इनिशियल हाइट से फाइनल हाइट तक डिक्रीज होने में कितना टाइम लगेगा, ये कैलकुलेट करना। तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? मान लेते हैं कुछ h हाइट पे ये लेवल है, यहाँ से लिक्विड किस वेलोसिटी से बाहर आ रहा है? √2gh वेलोसिटी से बाहर आ रहा है। तो क्या ये जो सरफेस है, ये सरफेस किस वेलोसिटी से नीचे आ रहा है? क्या इस सरफेस की वेलोसिटी लिख सकते हैं क्या हम? बोलिए बच्चों। यस सर। कैसे? कैपिटल A इंटू सरफेस की वेलोसिटी इक्वल टू स्मॉल a इंटू √2gh ऐसा लिख सकते हैं।
तो सरफेस की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, स्मॉल a बाई कैपिटल A इंटू √2g। बोलिए जी। Yes, sir. अब ये इसको अपन क्या लिख सकते हैं, क्या इसको माइनस dh बाई dt लिख सकते हैं, इक्वल टू स्मॉल a बाई कैपिटल A इंटू √2g। बोलिए जी। Yes, sir. तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि टाइम बढ़ने से हाइट कम हो रही है ना, तो dh बाई dt नेगेटिव ही होगा, लेकिन RHS में एक पॉजिटिव क्वांटिटी लिखी हुई है आपने, तो ताकि LHS भी पॉजिटिव रहे, RHS भी पॉजिटिव रहे, तो मैंने एक नेगेटिव साइन LHS में लगा लिया। तो अब आप इंटीग्रेट करके इसको पता लगा सकते हो बच्चों। Yes, sir. ये जो √h है इसको आप LHS में ले आओ, dh अपॉन √h, और उधर आ जाएगा माइनस स्मॉल a बाई कैपिटल A इंटू अंडर रूट ऑफ 2g मल्टीप्लाइड बाई dt, और इसको इंटीग्रेट कर दो आप। तो ये h की पावर माइनस हाफ dh हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, h की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे h इनिशियल से h फाइनल तक। ये आ जाएगा माइनस स्मॉल a बाई कैपिटल A इंटू अंडर रूट ऑफ 2gt। क्यों जी, 1 माइनस हाफ कितना हो जाएगा, 1/2, तो 2√h क्या वैल्यू आ जाएगी, 2√h इंटू h इनिशियल से लेकर के h फाइनल तक माइनस स्मॉल a बाई कैपिटल A अंडर रूट 2g इंटू t। तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट h फाइनल माइनस अंडर रूट h इनिशियल इक्वल टू माइनस स्मॉल a बाई कैपिटल A √2gt। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, कैपिटल A बाई स्मॉल a इंटू अंडर रूट ऑफ, ये माइनस साइन की वजह से √2h इनिशियल बाई g माइनस अंडर रूट 2h फाइनल बाई, क्या ये बात समझ में आती है। Yes, sir. तो इस तरह से क्या है, हम टाइम की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि कितने टाइम में एक हाइट से दूसरे हाइट में लिक्विड का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आती है जी बात बच्चों। Yes, sir. हो गया copy. अब देखो बच्चों, पता है प्रैक्टिकली बर्नौलीज इक्वेशन के बहुत यूजेज होते हैं। कैसे, जैसे एक हेलीकॉप्टर जो है वो कैसे टेक ऑफ करता है, या एरोप्लेन फॉर दैट मैटर कैसे टेक ऑफ करता है, वो डिसाइड होता है किससे बच्चों, वो डिसाइड होता है बर्नौलीज इक्वेशन। देखो जो हेलीकॉप्टर के विंग्स होते हैं उनकी शेप कुछ इस तरह की होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, एरोफॉइल डिजाइन। ऐसी एरोफॉइल डिजाइन के चलते क्या होता है, जब ये विंग रोटेट करता है तो क्या होता है बेटे, ये अपने, इसके जो नीचे जो एयर होती है, एयर अबव द विंग एंड एयर बिलो द विंग, तो क्या होता है
एयर अबव द विंग की वेलोसिटी हाई हो जाती है और एयर बिलो द विंग की वेलोसिटी लो रह जाती है बिकॉज ऑफ दिस एरोफॉइल शेप ऑफ द विंग। इसके नीचे वाली एयर जो है वो एक्चुअल में उसकी वेलोसिटी लो रह जाती है, ऊपर वाली एयर की वेलोसिटी हाई हो जाती है। और ऐसा होने की वजह से अभी हमने देखा था जहां पर वेलोसिटी हो जाती है कम वहां पे प्रेशर बढ़ जाता है ना, Yes, sir. तो नीचे जो है वो हाई प्रेशर हो जाता है और ऊपर प्रेशर क्या हो जाता है, Low. लो प्रेशर। अब नीचे प्रेशर हाई ऊपर प्रेशर लो, तो उसके चलते इन विंग्स पे नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगने लग जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। Yes, sir. तो डेल्टा प्रेशर इनटू एरिया का नेट फोर्स इस पर ऊपर लगने लग जाता है। और देखो जितना ज्यादा वेलोसिटी में डिफरेंस होगा क्या उतना ही ज्यादा प्रेशर में भी डिफरेंस आएगा। Yes, sir. क्यों जी, P हाई माइनस P लो की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ रो इनटू हाई वेलोसिटी स्क्वायर माइनस लो वेलोसिटी का। जितनी ज्यादा वेलोसिटी में जितना ज्यादा तेज ये पंखा घूमेगा इसका उतना ही ज्यादा प्रेशर में डिफरेंस आता जाएगा, तो धीरे धीरे ये फोर्स बढ़ता जाएगा उसमें। और सफिशिएंटली हाई वेलोसिटी पे क्या होगा, ये फोर्स पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर के वेट को बैलेंस कर लेगा, और हाई वेलोसिटी बढ़ाओगे तो फिर बैलेंस करके ये ऊपर भी उठा देगा उसको। समझ में आती बात। And the Yes, same happens with the wings of an aeroplane. एरोप्लेन के विंग्स के साथ भी ऐसा ही होता है। पहले रनवे पे भागता है ना एरोप्लेन कुछ देर तक, और जब वो धीरे धीरे एक्सेलरेट करता था, स्पीड बढ़ रही होती है उसकी, और एक सर्टेन स्पीड होने के बाद क्या होता है, एयर प्रेशर इतना ज्यादा क्रिएट हो जाता है कि विंग्स पे लगने वाला जो फोर्स है वो सफिशिएंटली हाई हो जाता है कि वो एरोप्लेन के वजन को उठा दे पूरा। समझ में आती बात। वरना आप इमेजिन करो कि लेट्स से ए हेलीकॉप्टर इन एयर, उसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर अपन बनाएं तो क्या फोर्स लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, तो ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा होता है जो उसको बैलेंस कर रहा होता है। अगर मान लो ये बर्नौलीज इक्वेशन को अपन न लगाएं तो फिर क्या है, विंग्स तो मतलब थोड़ा सा ही मोटा होता है ना ऐसा, तो अगर बिना बर्नौलीज इक्वेशन के तो ऊपर और नीचे के प्रेशर में इतना डिफरेंस तो नहीं आ सकता कि वो mg को बैलेंस कर दे। क्यों बेटे। yes, sir. वो क्या है, वेलोसिटी में डिफरेंस है, और फिर आप बर्नौलीज इक्वेशन लगाओगे तब सफिशिएंटली हाई डिफरेंस इन प्रेशर आता है, जो कि इतना सफिशिएंट होता है कि वो प्लेन के वेट को बैलेंस कर पाता। समझ में आती है जी बात बच्चों। Yes, sir. देखो इस तरह के तुमने टॉयज भी देखे होंगे, वो आते हैं कि ऐसा कोई स्पाइडरमैन लगा हुआ होता है या कोई बैटमैन लगा हुआ होता है, या फिर जो मेले में जू जू चौपाटी पे भी होते हैं, चौपाटी पे भी होता है, वो क्या होता है, ऐसा उनके हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको ऐसे खींचते हैं, रस्सी को खींचते हैं, और एक वो लाइट वाला पंखे जैसा होता है, वो सीधे वर्टिकली ऊपर उड़ जाता है ना, हाँ सर। देखा है। यस सर। ऐसे खड़े रहते हैं लेकर के वहां पे हॉकर्स जो है, तो वो क्या होता है, वो कैसे कैसे उड़ पाता है, वो तो उसको सिर्फ रोटेशनल वेलोसिटी देते हैं ना, सिर्फ ऐसे घुमाते हैं वो तो ऐसे घूमने की वजह से ऊपर की तरफ फोर्स कैसे लग जाता है उसका, वो एग्जैक्टली यही कंसेप्ट है जो अभी अपन ने देखा। उसके भी विंग्स में प्रेशर डिफरेंस आता है। क्या बोल रहे हैं बच्चों, Pressure difference. प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। प्रेशर डिफरेंस क्यों क्रिएट हो जाता है, एरोफॉइल डिजाइन की वजह से वेलोसिटी में डिफरेंस होता है, और फिर बर्नौलीज इक्वेशन के हिसाब से वेलोसिटी में डिफरेंस की वजह से प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट होता है।
और जितनी ज्यादा आप उसको खींच के, उसकी एक रबर स्ट्रिंग लगी होती है, उस रबर स्ट्रिंग को खींच के जितनी ज्यादा आप रोटेशनल वेलोसिटी दोगे, उतनी ही तेज पंखा घूमेगा, उतना ही ज्यादा प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट होगा, उतना ही तेजी से वो ऊपर भागे। क्या ये बात समझ में आती है जी? यस सर। ये बात है ना? अब इसमें देखो एक कंसेप्ट और होता है जिसको बोलते हैं क्या, रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर बेसिकली क्या होता है, देखो अभी हमने स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो की बात करी, रो वी डी बाई ईटा। चलो ये रेनॉल्ड्स नंबर अपन बाद में पढ़ेंगे जब अपन विस्कोसिटी पढ़ेंगे। अभी इसमें अपना विस्कोसिटी वाला पार्ट बचता है, वो अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे जी। लेकिन जो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स की शीट मिली हुई है ना, वो अब आप कंप्लीट कर सकते हो। मतलब एक्सरसाइज 1 पूरी कर लेना है अब अपने, किसका, फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, हाँ सर। सॉरी, रिवीजन क्लासेस का टाइम क्या होता है? क्या बोल रहे हो बेटे? रिवीजन क्लासेस का टाइमिंग क्या होता है? मैं समझा नहीं, फिर से बोलो। इवनिंग क्लासेस का, सर रिवीजन का आप पूछ रहे हो? रिवीजन का टाइम इवनिंग में रहेगा। अ, आपका टाइम जो रहने वाला है, वो रहने वाला है 6 से 8:45, 6 PM टू 8:45 PM। ठीक है, समझ में आती है जी बात? हाँ सर। ओके जी। बाय सर, थैंक यू। अच्छा, आपके पास एक फॉर्म जैसा, उसमें हम लोग क्या कराने वाले हैं, थ्योरी तो बहुत शॉर्ट में बताएंगे, है ना? क्योंकि रिवीजन के लिए आपको पर सब्जेक्ट कितना दिन, 5 to 6 डेज मिलेंगे। ठीक है, तो थ्योरी उतना डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, उसमें मेनली क्या है, क्वेश्चंस ही सॉल्व करवाएंगे, और जो थ्योरी भी समझानी होगी वो क्वेश्चंस के थ्रू ही सॉल्व होगी। ठीक है, सर अभी ये 5-6 दिन का बोला वो क्या बोल रहे हैं बेटे? आपने जो केस का बोला वो मतलब रिवीजन तो एक दिन ही होएगा ना? मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हैं? टोटल 15 डेज का आपका रिवीजन का शेड्यूल है ना, तो उसमें क्या होगा, 5 डेज फिजिक्स, 5 डेज केमिस्ट्री, 5 डेज मैथ्स, और उसमें आपका थ्योरी इन शॉर्ट एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस। और बेसिकली जेई में तो क्वेश्चंस ही आते हैं ना, जेई में थ्योरी थोड़ी आती है। Yes, sir. तुम कुछ बोल रहे थे क्या बेटे, क्या बोल रहे थे? नहीं मतलब पहले क्लास में कुछ सवाल हम खुद करवाएंगे तुमको, ठीक है, और फिर कुछ होमवर्क देंगे, फिर और सवाल कराएंगे, फिर और होमवर्क देंगे, इस तरह से चलेगा। ओके सर। वहीं पे क्लास में बिठा के ही ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे।